So, good evening. चलो 3 लोग आ गए हैं, बाकी देखते हैं 5-10 मिनट में ज्वाइन करेंगे। जो ज्वाइन करेंगे उसके बाद मैं अलाउ नहीं करूँगा ज्वाइन करना। So I'll just wait for, means I will allow up till 5-10 minutes. So if you remember, कल in yesterday class हम लोग बात कर रहे थे। Am I audible? Just एक बार बता दो, ऑडिबल हूं ना? एनीबडी? ओके फाइन। सो बेसिकली पिछले क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे कि चार्जिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हाउ अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड। सो देयर इज समथिंग दैट आई विल टेल यू टुडे, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ
what we were discussing, mainly induction का application है. So this is called as test for presence of charge. See, कोई भी बॉडी होता है, so बॉडी में, सब बॉडी में दुनिया में चार्ज है. There is proton, there is electron. So all the bodies have a charge. When I say test for presence of charge, so what I mean is test for presence of unbalanced charge. Unbalanced मतलब पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव. कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया गया होगा तो प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं. कल हम लोगों ने पढ़ा था अनबैलेंस्ड चार्ज. बैलेंस चार्ज हो जाएगा तो न्यूट्रल बॉडी होगा. सो दुनिया में सब बॉडीज जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, उन्हें हमें चार्ज करना पड़ता है. और चार्ज करने का तरीका हम लोगों ने पढ़ा था. यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ चार्जिंग. तो बेसिकली एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करना हम लोगों ने सीखा था. सो टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ चार्ज. किसी भी एक बॉडी में अनबैलेंस चार्ज है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस बॉडी में चार्ज है या नहीं है. हाउ टू टेस्ट फॉर चार्ज कि उस बॉडी में एक अनबैलेंस चार्ज है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो कैसे पता करना, दिस इज अ बिट इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी दिस. देखो, यदि लास्ट क्लास याद होगा तो हम लोगों ने इंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि यदि एक बॉडी है, उसके पास यदि हम एक लेट्स से पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो ये यदि कंडक्टर है तो इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा. एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड एज इंडक्शन. ठीक है. अब यदि आप देखिएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है. नेगेटिव का डिस्टेंस R1 और पॉजिटिव का डिस्टेंस R2. ठीक है. यदि मैं आपसे पूछूं कि R1 और R2 में कौन सा बड़ा होगा, विच वन विल बी ग्रेटर, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं R2 जो होगा वो R1 से बड़ा होगा. और अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ. तो वो कूलम्स लॉ बताता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, चार्ज का जो फोर्स होता है वो डिक्रीज होता है. सो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, फोर्स बिटवीन चार्ज डिक्रीजेस. तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये जो प्लस और ये जो माइनस है इधर की तरफ, ठीक है, दिस प्लस एंड दिस माइनस, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और ये प्लस और ये प्लस ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे. तो ऑपोजिट चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट करता है एंड सेम चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये प्लस और माइनस अट्रैक्ट कर रहे होंगे. मान लेते हैं कि इस फोर्स को F1 कह देते हैं और इस फोर्स को F2 कह देते हैं. मतलब प्लस और माइनस के बीच में फोर्स F1 है और प्लस के बीच में फोर्स F2 है. तो F1 जो होगा वो F2 से ज्यादा होगा. मतलब अट्रैक्शन जो है वो रिपल्सन से ज्यादा होगा. तो ओवरऑल ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे. दे विल बी गेटिंग अट्रैक्टेड. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चार्ज्ड है और ये अनचार्ज्ड है. दिस इज अनचार्ज्ड. तो यू सी दैट इवन अ चार्ज्ड एंड एन अनचार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट ईच अदर. एक चार्ज्ड और एक अनचार्ज्ड बॉडी जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है. तो जस्ट आदित्य ने कुछ पूछा है, सो लेट मी आस्क हिम व्हाट ही वांट्स टू आस्क. हाँ आदित्य बोलिए. सर अगर सर वो कंडक्टर को सर बैक साइड से उसको अर्थिंग कर दें तो सर वो डायग्राम कैसा बनेगा सर? अर्थिंग कर दे तो बस एक अर्थिंग यहाँ पे इस तरह. अभी हम अर्थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे. नहीं सर, कल आपने बताया था सर अर्थिंग के बारे में. हाँ, इस तरह से अर्थिंग के बारे में. अर्थिंग के बारे में भी और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो इस तरह से ये बेसिकली सिंबल होता है. दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग. ठीक है. कहीं पे भी अर्थिंग दिखाएंगे ना तो इस तरह से अर्थिंग दिखाया जाता है. 3 डॉटेड 3 लाइन इस तरह से बना देंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी भी बॉडी को हमने धरती के साथ जोड़ दिया है. थैंक यू सर. तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये चार्ज्ड बॉडी है और एक अनचार्ज्ड बॉडी है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि चार्ज्ड
an uncharged body are getting attracted. This was a very innovative phenomena. जब साइंटिस्ट वगैरह ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो मतलब दे वर परप्लेक्स्ड कि मतलब कैसे एक चार्ज और एक अनचार्ज बॉडी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो एक चार्ज और अनचार्ज बॉडी इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि चार्ज्ड बॉडी जो होता है वो अनचार्ज बॉडी में यदि कंडक्टर है तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस कर देता है, और सेपरेशन ऑफ चार्जेस जब करता है तो ऑपोजिट चार्ज उसके पास आ जाता है और जो सेम चार्ज रहता है वो दूर चला जाता है, जिसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो जाता है और चार्ज्ड बॉडी जो होता है अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करने लगता है। सो दिस इज अ फिनोमिना which was or which is very means something which student don't pay attention to कि एक चार्ज बॉडी जो है एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। फिर केस 2 बात करें, एक सेकेंड केस का बात करें तो यदि हम एक चार्ज्ड बॉडी लेते हैं और एक दूसरा चार्ज बॉडी लेते हैं, लेकिन ये जो है ये ऑपोजिट चार्ज का है, तो ये बेसिकली चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है, ठीक है, तो ये बेसिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो जब दो बॉडी चार्ज्ड हैं लेकिन ऑपोजिटली हैं, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो जाएगा। सो केस 2 इज ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉडी, ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉडी दे ऑल्सो अट्रैक्ट। यहाँ पे केस 1 क्या था, ये पहला केस था कि चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी क्या होगा, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। एंड देन द थर्ड केस, केस 3, यदि हम एक चार्ज्ड बॉडी ले लें और दूसरा भी एक चार्ज्ड बॉडी ले लें, ठीक है, तो इन दोनों में जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव फोर्स होगा। दिस इज रिपल्सिव, दिस इज same charged body, same charged body, this is repulsive force. So if you look at this 3 situation, यदि ये इन 3 सिचुएशन को यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख रहे हैं केस 1 चार्ज्ड और अनचार्ज्ड लिए तो अट्रैक्शन हो रहा था, चार्ज्ड लिए लेकिन ऑपोजिट है तो भी अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन सेम चार्ज्ड बॉडी लिए तो रिपल्सन होने लगा। तो साइंटिस्ट एंड ऑल केम टू अ कंक्लूजन दैट रिपल्शन इज अ श्योर शॉर्ट टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ चार्ज। साइंटिस्ट वगैरह ने बोला कि रिपल्सन जो है वो श्योर शॉर्ट टेस्ट है प्रेजेंस ऑफ चार्ज का, अट्रैक्शन इज नॉट अ टेस्ट फॉर चार्ज, क्योंकि अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन अनचार्ज्ड बॉडी और चार्ज्ड बॉडी के बीच में भी हो सकता है। तो हम एक अनचार्ज्ड बॉडी लेते हैं और हमें पता करना है कि इस पे चार्ज है या नहीं है, तो अट्रैक्शन इज नॉट अ गुड मेथड, रादर रिपल्सन, ठीक है। तो हमें जब भी चेक करना रहता है कि वेदर देयर इज अ चार्ज और नॉट, वी ऑलवेज ट्राई टू सी that whether two bodies are getting repelled or not। यदि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं कि दिस इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि चार्ज प्रेजेंट है। सो इसी का यूज करते हुए साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। This gold leaf electroscope is used to determine the presence of charge। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम चार्ज का to detect charge, चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली क्या होता है ये इंस्ट्रूमेंट, तो बहुत सिंपल सा, एक बॉटल होता है, ग्लास का बॉटल होता है, इस ग्लास के बॉटल में एक कॉर्क लगा होता है, दिस इज कॉर्क, और कॉर्क के बीचों बीच से इसके अंदर एक मेटल रहता है, दिस इज मेटल, और इस मेटल के अंत पे गोल्ड लीफ जॉइंट रहता है। तो अब गोल्ड लीफ क्या होता है, व्हाट इज गोल्ड लीफ, तो सोने का
बना हुआ लीफ, तो घर में एल्युमिनियम फॉइल होता है ना जिससे खाना वगैरह लपेटते हैं, ठीक है, जिसमें रैप करके रखते हैं, उतना ही पतला गोल्ड का यदि फॉइल हो तो उसे हम गोल्ड लीफ कहते हैं। और उसे क्या करते हैं, इस तरह से फोल्ड करके, ठीक है, ये इस तरह से फोल्ड करके कि इस तरह से मुड़ सके। सो बेसिकली हम इसे फोल्ड करके रखते हैं और जोड़ देते हैं और मेटल से। तो इसमें क्या होता है कि शुरू में ये इस तरह से रहता है, ये इस तरह से रहता है कि बॉटल है, बॉटल में कॉर्क लगा हुआ है, और ऐसे यहाँ पे ये इस तरह से बस रहेगा, इस तरह से रहेगा, लाइक दिस, एकदम एक दूसरे के पास रहेगा दोनों लिफ। ये मेटल है। अब हम क्या करते हैं कि एक चार्ज्ड बॉडी इसके पास लाते हैं, चार्ज्ड बॉडी कॉर्क के पास लाते हैं। चार्ज्ड बॉडी यहाँ पे लाते हैं, एक चार्ज्ड बॉडी मान लेते हैं प्लस चार्ज्ड बॉडी है, तो प्लस चार्ज्ड बॉडी इसके पास लाते हैं, तो क्या होगा, ये मेटल है और प्लस चार्ज्ड बॉडी ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इंडक्शन के कारण क्या होगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके अंत में क्या होगा, इसके अंत में प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, प्लस चार्ज आने के कारण कि ये दोनों जो गोल्ड लीफ हैं ये दूर दूर चले जाएंगे। क्यों दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, इधर भी प्लस चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, दिस विल बी रिपल्सन। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो बॉडी है ये एक चार्ज्ड बॉडी है। यदि रिपल्सन नहीं हुआ, नीचे में यदि गोल्ड लीफ का रिपल्सन नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि ये चार्ज्ड बॉडी, मतलब हमें नहीं पता, हमें मतलब हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये चार्ज्ड बॉडी नहीं है। सो बेसिकली क्या करना रहता है, एक सिंपल सा रहता है इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक गोल्ड लीफ टंगा रहता है, नॉर्मल केस में दोनों लीफ एक दूसरे के पास रहते हैं, चार्ज्ड बॉडी लाते हैं, इंडक्शन का प्रोसेस होता है मेटल में, ऊपर में जहां पे चार्ज बॉडी रहता है वहां पे ऑपोजिट चार्ज आ जाता है, नीचे में सेम चार्ज चला जाता है और दोनों तरफ गोल्ड लीफ में सेम चार्ज आता है, जिसके कारण वो फैल जाता है। जैसे ही वो फैलता है तो हम समझ जाते हैं कि वो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्ड लीफ एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और इस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का काम होता है चार्ज को डिटेक्ट करना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, ये सब कुछ जो अभी मैंने बताया ये सब कुछ आपको याद रखना है रिलेटेड टू चार्ज। सो वी हैव एंडेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड एज चार्ज। चार्ज का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो हम करने वाले हैं दैट इज कूलम्स लॉ। हाँ आदित्य, जस्ट एक मिनट। हाँ बोलिए आदित्य। Sir, can we say that the principle behind gold leaf experiment is method of induction? Definitely method of induction and the concept of repulsion being a test for presence of charge। ये दो concept वहां पे लगता है कि repulsion is a short test of charge और Yes. principle of induction दोनों ही वहां पे लगते हैं। Thank you, sir. Okay. Now let's move to an important part of this chapter जिस पे काफी कुछ based है इस chapter का, that is called as Coulomb's law। Now बेसिकली देखिए जहां पे ये शब्द आ जाता है लॉ, wherever this word comes law, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये शब्द आया है लॉ, मतलब इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। इन फिजिक्स और इन एनी सब्जेक्ट इफ यू कम अक्रॉस अ लॉ, सो बेसिकली यू शुड हैव इन माइंड कि इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इससे बाकी चीजें जो है वो डिराइव होती हैं। सो लॉज आर लाइक द यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नॉट डिराइव्ड but from them many principles can be derived। So when we talk about Coulomb's law, so basically this Coulomb's law, it is a law for point charges। सबसे पहला जो important है this is for point charges, एक बिंदु पे एक चार्ज हो उसके लिए ये है। this is not for bodies, it is not applicable for charged bodies। चार्ज्ड बॉडीज के लिए ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है। ये लॉ कहता है कि यदि हम दो चार्ज लें, लेट्स से Q1 एंड अनदर चार्ज Q2,
such that distance between them is equal to r, then this says that the force, इनके बीच में जो फोर्स होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा k q1 q2 upon r square, and the value of k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, which is equal to 9 into 10 to the power 9. ठीक है, यूनिट आप खुद से निकाल सकते हैं k का. दिस विल बी समथिंग न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट. यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है दैट इज 8.85 into 10 to the power -12. ठीक है, और इसका रिवर्स हो जाएगा यूनिट, दैट इज कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, बिकॉज़ k is 1 by 4 pi epsilon naught. Now this here, this term epsilon, इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रिकल permittivity of free space. देखिए बेसिकली क्या होता है कि ये जो कूलम लॉ यहाँ पे मैंने लिखा है Fk into Q1 Q2 by R square, ये लॉ ओनली इन वैक्यूम और एयर, बस उस केस में वैलिड है कि हमने दो चार्ज लिया, उसे हवा में रखा, ठीक है, या वैक्यूम में रखा, तो उन दोनों फोर्स चार्ज के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, बस वो कैलकुलेट करके दे देगा. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं एप्सिलॉन नॉट, और ये टर्म इस चीज का ध्यान रखता है कि ये जो हमने फॉर्मूला से वैल्यू कैलकुलेट किया है ये वैक्यूम या एयर में हो रहा है, और इस वैक्यूम या एयर को हम फ्री स्पेस के नाम से बुलाते हैं. वी कॉल दिस वैक्यूम और एयर एज फ्री स्पेस. ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो जहां पे भी वर्ड फ्री स्पेस आएगा यू शुड नो दैट दिस इज फॉर वैक्यूम और एयर ओनली. ठीक है, ये वैक्यूम या एयर के लिए ही ये फॉर्मूला है. नाउ सपोज इन सम अदर मीडियम, कोई और मीडियम हो, ठीक है, कोई और मीडियम हो जहां पे वैक्यूम या एयर नहीं है, मान ले कि पानी के अंदर, लेट्स से देयर इज वाटर और से अल्कोहल, नॉट वाटर, अल्कोहल है, इसके अंदर दो चार्ज को लेके गए, Q1 और Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है. तो यदि यहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में क्या फोर्स है, ठीक है, वैल्यू अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, सो दिस विल नॉट बी इक्वल टू k Q1 Q2 by r स्क्वायर. ये जो है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर नहीं होगा. इसका जो वैल्यू होगा दिस विल बी k और Q1 Q2 by r स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r हो जाएगा. एक और टर्म हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और ये जो एप्सिलॉन r है इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम. जिस भी मीडियम में हम अब प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सॉरी चार्ज को, जिस भी मीडियम में हम प्लेस कर रहे हैं चार्ज को, उस मीडियम का, ठीक है, एयर के कंपैरिजन में परमिटिविटी क्या है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम. सो दिस इज रिलेटिव टू फ्री स्पेस. ठीक है, कि फ्री स्पेस के कंपैरिजन में दो चार्ज को कितना इंटरैक्ट करने दे रहा है एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम. So this will be the force if we have some other medium. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन r है, इस एप्सिलॉन r को एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं. this is also called as dielectric constant. इसे हम dielectric constant भी कह के बुलाते हैं. और ये जो एप्सिलॉन r है इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है या इक्वल टू 1 होता है.
यदि एयर है, इफ एयर और वैक्यूम, यदि एयर या वैक्यूम है, देन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बाकी और मीडियम के लिए ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा होगा। यस बोलिए सर यहाँ पे सर आर स्क्वायर होगा ना सर, फॉर्मूला? सॉरी, आर नीचे आ गया, आर स्क्वायर होगा थोड़ा। यस सर। ठीक है। सो ये जो दिस एप्सिलॉन आर जो आता है, ये हमें हेल्प करता है बताने में कि जो मीडियम में यदि हम दो पार्टिकल को रख रहे हैं तो उनके बीच में फोर्स क्या लग रहा है। तो अब मैं किसी से पूछना चाहूंगा, ठीक है, somebody अनिरुद्ध आप बताइए, या अनिरुद्ध आर यू अवेलेबल? माइक डिसेबल है, ठीक है। चिन्मय, यू कैन टेल मी कि यदि यदि मैं अल्कोहल में प्लेस करता हूं, चिन्मय, इफ आई प्लेस इट इन अल्कोहल, तो जो फोर्स होगा वो एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा दो चार्जेस के बीच में? कम होगा। फोर्स कम हो जाएगा। वेरी गुड, बिकॉज एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1 है। सो बेसिकली दिस फोर्स इन मीडियम will be less than force in air because epsilon r is greater than 1, क्योंकि epsilon r 1 से बड़ा है। तो बेसिकली हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा F in air ही कैलकुलेट करेंगे और उसे epsilon r से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास F in medium आ जाएगा। तो whenever you have to find out force in a medium, so you just simply find out the force in air and divide it by epsilon r. Now there's one more term which is called as epsilon. This is called as permittivity of a medium. Basically ये जो epsilon है, this is nothing but epsilon naught into epsilon r. तो बेसिकली हम ये वाले फॉर्मूला को F medium, force in a medium, that is 1 by 4 pi epsilon naught into epsilon r q1 q2 r square को हम सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon q1 q2 r square. It can be written in this way also. Is it fine? So this is all about Coulomb's law. तो Coulomb's law में क्या याद रखना है कि ये जो Coulomb's law है ये पार्टिकल के लिए वैलिड है. This Coulomb's law is valid for point size particle. The first thing is this, that this is valid for point size particle. Second thing is that this formula is valid only for vacuum or air. ठीक है तो बहुत सिंपल था, but people often confuse it. So this is valid for only point size only in vacuum or air. यदि किसी और मीडियम में हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, तब जाके हमारे पास फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट होकर आता है. सो now I'll introduce a concept which is called as Coulomb's law in vector form. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि ये एक फोर्स है. तो फोर्स, इफ इट्स अ फोर्स, सो बेसिकली इट कैन बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म आल्सो बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो सपोज इफ आई टेक टू चार्जेस q1 q2, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है r1, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है r2, एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट द फोर्स F in vector form, so what I will do that k q1 q2 तो हम लिखेंगे ही, लेकिन जो r है उसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे. तो किस तरह से r को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो what we can do here that
the distance between them, this r vector, let's say q1 to q2 है, तो हम इसे q1 to q2 है, so आप देख रहे हैं ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल बना रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, r2 minus r1 is equal to r हो जाएगा। और ये जो फोर्स है बेसिकली ये फोर्स हम Q1 पे, यदि हमें Q1 पे निकालना है Q2 के कारण क्या है, तो व्हाट आई कैन डू हियर कि मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यदि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हुआ तो बेसिकली Q2 जो होगा Q1 पे रिपेल कर रहा होगा, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो बेसिकली आई कैन से दैट F एंड R आर ऑपोजिट, F और R जो है वो ऑपोजिट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स को लिख सकते हैं K Q1 Q2 और नीचे में लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का मॉड इसका होल स्क्वायर, और R के ऑपोजिट है तो यहाँ पे एक हम लिख सकते हैं माइनस R वेक्टर, आई कैन राइट लाइक दिस, और इवन आई कैन राइट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R2 माइनस R1 होल स्क्वायर, मॉड का होल स्क्वायर, और R है R2 माइनस R1, तो माइनस R कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। सो नाउ एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ, ठीक है, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को कूलम्स लॉ से रिलेटेड या चार्ज से रिलेटेड, बिफोर मूविंग ऑन आई वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, किसी को कोई दिक्कत है इन सब में तो कोई भी हैंड रेज कर सकता है, एंड आई विल गिव देम अ चांस टू आस्क क्वेश्चन। आदित्य, चिन्मय, कनिष्क, एनीबॉडी? हाँ, F यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, थैंक यू, यूनिट वेक्टर, थैंक्स अ लॉट, किसी ने, कनिष्क ने, हाँ थैंक यू कनिष्क। चलिए फिर ये तो हो गया कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक है। नाउ सपोज इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। सो देयर आर टू चार्जेस, वन इज Q, another is 2Q. This is located at a comma 0 and this is located at 0 comma 2a. Find the forces or find the force on the particle at 0 comma 2a due to particle at a comma 0. a comma 0 पे जो पार्टिकल है उसके कारण 0 comma 2a पे जो पार्टिकल है उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा वो कैलकुलेट करना है आप लोगों को, ठीक है। सो जस्ट टेक इट एज अ होमवर्क। सो वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आपको यूज करके इसे कैलकुलेट करके बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे और मूव करते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर कॉन्सेप्ट हियर। So the next thing that I want to discuss here is principle of superposition. See, anybody has an idea? किसी को पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? कोई बता सकता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? बिकॉज दिस इज समथिंग जो वेव्स में भी हम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दिस इज समथिंग फ्रॉम वेव्स, SHM सब जगह है। तो एनी आइडिया अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? हाँ, चिन्मय को है, वेरी गुड। सो लेट मी एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है,
ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास Q1, Q2, Q3 कुछ चार्ज है और एक चार्ज है Q। हमें पता करना है फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, Q2, Q3। ठीक है, एक से ज्यादा चार्ज है और हमें पता करना है कि इन सब चार्जेस के कारण Q पे कितना फोर्स लग रहा होगा, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू ऑल दिस थ्री चार्जेस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि एक चार्ज जो है वो बाकी चार्जेस को, जब वो कूलम्स लॉ लगा रहा होता है तो किसी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करता, इट डजंट इम्पैक्ट। मींस Q1 और Q को हम एक इंडिपेंडेंट पेयर लेंगे, Q2 और Q को एक इंडिपेंडेंट पेयर लेंगे, Q3 और Q को हम एक इंडिपेंडेंट पेयर लेंगे। सो बेसिकली दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज दैट द फोर्स ऑन अ चार्ज is independent of presence of other charges, and the net force is equal to vector sum of forces due to each pair। हर एक पेयर के कारण जो फोर्स होगा उनका वेक्टर सम होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि यदि हमारे पास Q1 और Q है तो ये मिलके एक पेयर बना रहा है, Q2 और Q है तो ये मिलके एक पेयर बना रहा है, Q3 है और Q है तो ये तीनों मिलके एक पेयर बना रहा है। तो Q पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इन तीनों का, Q1, Q2 और Q3 का, इन तीनों का जो होगा रिजल्टेंट होगा, वेक्टर सम होगा। लेकिन Q1 जो Q पे फोर्स लगा रहा होगा उसे Q2 जो Q पे फोर्स लगा रहा होगा वो किसी भी तरीके से इंपैक्ट नहीं करेगा। तो Q1 जो Q पे फोर्स लगा रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2 जो Q पे फोर्स लगा रहा है, Q3 जो Q पे फोर्स लगा रहा है। तो बेसिकली वी सिंपली से कि यदि हमारे पास Q चार्ज है और इसे Q1, Q2 एंड Q3 के कारण करना है तो हम यहाँ पे सिंपली Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है F1, Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है F2 एंड Q3 के कारण जो फोर्स लग रहा है F3, इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। सो F नेट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 हो जाएगा और F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा K Q1 Q अपॉन R1 स्क्वायर, F2 क्या हो जाएगा K Q2 Q अपॉन R2 स्क्वायर, F3 क्या हो जाएगा K Q3 Q अपॉन R3 स्क्वायर। यदि F1 पे हम वेक्टर पुट करते हैं तो यहाँ पे R1 पे हम यूनिट वेक्टर पुट कर देंगे, R2 यूनिट वेक्टर, F3 R3 यूनिट वेक्टर हो जाएगा और इन सब का सम कर देंगे। सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज। दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन वेव्स। वेव्स में भी ऐसा ही था। वेव्स में क्या कह रहा था, वेव्स में कह रहा था कि जो नेट रिजल्टेंट होता है, ठीक है, दैट रिजल्टेंट इज द वेक्टर सम। सो समथिंग लाइक दैट यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे जो है रिजल्टेंट फोर्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। सिमिलर वाज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन अ चैप्टर कॉल्ड एज SHM। SHM में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सी आई विल बी वेरी ब्रीफ इन दिस पोर्शन, जहाँ पे बेसिकली हम लोगों को ये करना है ना, दिस पार्ट जहाँ पे इजी पार्ट है वहां पे मैं काफी ब्रीफ में रहूंगा। जहाँ पे थोड़ा टफ आ जाएगा देन आई विल ट्राई टू बी फास्ट इनफ, तब मैं थोड़ा सा फास्ट होऊंगा ताकि आपके समझ में आराम से आए। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन दिस। इस पे एक कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कूलम्स लॉ का यूज करके, so that you get an understanding of what type of question you can expect here। ठीक है, तो let's see some question here। So suppose I take a question कि हमारे पास चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q और यहाँ पे बीचों बीच
L by 2 and this side also L by 2 distance, और बीचों बीच एक पॉजिटिव चार्ज हमने स्मॉल q रखा है. We have kept a small charge q. Now the question is, if it is displaced A perpendicular to line joining the charges and B parallel to line joining the charges, ठीक है, then in which direction the charge q is in stable equilibrium. Also find the time period in that case. उस केस में आपको टाइम पीरियड भी पता करना है कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड. सो जस्ट ट्राई इट फॉर अ सेकेंड, ठीक है. 2 मिनट लीजिए और इसको ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगा. एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस, सो जस्ट टाइप इन योर आंसर एज ए और बी. जो भी आपको लगे ए और बी में से वो बस टाइप कीजिए, टाइम पीरियड नहीं बताइए, जस्ट इफ यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. हाँ चिन्मय, योर आंसर इज राइट. तो जस्ट अदर्स इफ यू ऑल कैन ट्राई फॉर 2 मिनट्स. मैं 2 मिनट दूंगा. इट्स 5:39. आई विल गिव यू 2 मिनट्स 5 till 5:41. just try for 2 minutes. See, let's see this question. ठीक है, time period is also done. So let me tell you इस question में कैसे solve करना है. तो यहाँ पे यदि हम देखें तो we have two particles Q and Q charged और बीचों बीच small q है. तो पहला सिचुएशन लेते हैं. इन द फर्स्ट सिचुएशन इट इज सेइंग परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स. तो इन दोनों से परपेंडिकुलर, तो ये जो Q को है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे. मान लेते हैं यहाँ पे ले आते हैं. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके कारण फोर्स कहाँ पे लग रहा है इस सिचुएशन में. तो ये इधर की तरफ हो गया, ये इधर की तरफ हो गया. तो ये जो Q और स्मॉल q है, ये इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा. लेट्स कॉल दिस एज A चार्ज और इसे B चार्ज कहते हैं. तो FA के कारण फोर्स इधर की तरफ होगा और B के कारण फोर्स इधर की तरफ होगा FB.
अब ये जो A और B है इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस तरह से दो कंपोनेंट होंगे. So basically if I take this angle as theta, this angle will also be theta, this is also theta. So this is FA cos theta and this is FB cos theta. So हम कह सकते हैं कि चार्ज सेम है तो FA और FB का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, because the magnitude of charge is same. So based on this I can say that FA cos theta is equal to FB cos theta. ये कैंसल आउट हो जाएगा. So F net फोर्स जो हो जाएगा that is FA sin theta plus FB sin theta हो जाएगा. So जैसे ही हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे ये चार्ज क्या होगा, ऊपर की तरफ भागने लगेगा, बिकॉज ये नेट फोर्स क्या है, दिस नेट फोर्स इज अवे फ्रॉम सेंटर. इफ यू सी द एरो ऑफ दिस नेट फोर्स, इफ यू सी दिस एरो हियर, ये नेट फोर्स का एरो क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, इट्स टुवर्ड्स द स्काई. सो बेसिकली द मोमेंट आई डिस्प्लेस इट, मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा ये ऊपर की तरफ भागने लगेगा. यस अनिकेत, टेल मी. सर क्लास रिकॉर्डिंग मिल सकता है? हाँ मिल सकता है. बेसिकली मैं क्लास के बाद पोस्ट कर ही दूंगा, ठीक है, आज से पोस्ट कर दूंगा सबको, यूट्यूब पे मैं कर दूंगा एंड ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा मैं. थैंक यू सर. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन हियर कि जो नेट फोर्स है ये ऊपर की तरफ लगने लगेगा. सो अवे फ्रॉम सेंटर लग रहा है, सो इट विल नॉट कम बैक. ये जो है वापस पीछे की तरफ नहीं आएगा, ये ऊपर की तरफ ही भागता रह जाएगा. तो यदि आप इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप डिस्प्लेस कीजिएगा तो ये जो चार्ज है ये भाग जाएगा ऊपर की तरफ, वापस अपने पुरानी जगह पे नहीं आएगा. लेकिन यदि हम बी सिचुएशन लेते हैं, इफ आई टेक द सेकेंड सिचुएशन, सो इन दिस बी सिचुएशन व्हाट इज देयर कि इस बी सिचुएशन में चार्ज को मान लेते हैं ये सेंटर है, दिस इज एट अ डिस्टेंस L/2. अब मैं इस चार्ज को क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं खिसका दे रहा हूं, आई शिफ्ट इट बाय अ डिस्टेंस x. x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू L/2. एक छोटे से डिस्टेंस से मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा L/2 माइनस x, और इधर से जो ये डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा L/2 प्लस x हो जाएगा. एंड दिस चार्ज इज q, दिस इज q एंड दिस इज q. Now if I try to find out the force, मान लेते इसे A कह देते इसे B कह देते, तो A के कारण जो फोर्स होगा वो राइट की तरफ होगा FA, और B के कारण जो फोर्स होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपल्सिव होगा. रिपल्सिव क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी होता है. सो आई कैन से दैट दिस FA, ये जो FA होगा ये हो जाएगा K Q स्मॉल q L/2 माइनस x होल स्क्वायर हो जाएगा, और FB जो हो जाएगा ये हो जाएगा Q L/2 प्लस x होल स्क्वायर हो जाएगा. ये फोर्सेस हो जाएंगे. सो नेट फोर्स जो होगा, दिस नेट फोर्स F नेट, तो अब यदि मैं पूछूं कि A और B में से कौन सा बड़ा है, तो आई कैन से दैट FA इज ग्रेटर देन FB. तो नेट फोर्स जो होगा F नेट ये हो जाएगा FA माइनस FB, और ये नेट फोर्स जो है ये टुवर्ड्स सेंटर हो जाएगा. तो जब आप पार्टिकल को पैरेलली मूव कीजिएगा तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि अपने पुराने पोजीशन पे पहुंच जाए, ठीक है. वो पार्टिकल जो है इट विल ऑलवेज ट्राई टू मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो हम ऐसे सिचुएशन को कहते हैं टुवर्ड सेंटर. सो इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो हम कहते हैं कि ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, दिस पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्यों, क्योंकि वो अपने मीन पोजीशन की तरफ, जहां पे शुरू में था उस पोजीशन की तरफ वापस जाने का कोशिश कर रहा है. सो व्हेन इट ट्राइज टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है. सो बेसिकली हम इसे कहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. सो नेट फोर्स FA माइनस FB. तो लेट्स फाइंड आउट द नेट फोर्स. सो दिस विल बी Q कॉमन ले लेते हैं और इधर की तरफ हो जाएगा 1/L/2 माइनस प्लस माइनस x, L/2 माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1/2 L/2 प्लस x होल स्क्वायर. दिस विल बी द वैल्यू.
अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल बी के क्यू क्यू, और इधर की तरफ हो जाएगा L/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस L/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा L/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब बस हम क्या करेंगे, हम बस इसे सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट के टर्म्स को न्यूमरेटर में जो टर्म है उसे हम एक्सपैंड करेंगे। सो ऑन एक्सपेंशन दिस विल गिव अस व्हाट, दिस विल गिव अस 2lx, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और नीचे में हो जाएगा L/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और शुरू में यदि देखिए तो शुरू में हमने ये अजम्पशन लिया था, दिस अजम्पशन वी हैव टेकन हियर, तो इस अजम्पशन के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, इस अजम्पशन के बेसिस पे हम नीचे वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं 2lx, और नीचे वाले टर्म को हो जाएगा L/2 होल स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस विल बी लाइक 2 2 4 8 16 हो जाएगा। सो दिस इज लाइक 32k क्यू क्यू, और नीचे में l टू द पावर 4 है तो नीचे में l क्यूब हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, दिस इज f नेट। सो वंस आई हैव गॉट f नेट, सो यदि पार्टिकल का मास m ले लेते हैं तो एक्सेलरेशन विल बी 32k क्यू क्यू ml क्यूब हो जाएगा इंटू x। सो यू सी दिस इज प्रोपोर्शनल टू x, और कोई भी चीज जो x से प्रोपोर्शनल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वी से दैट इट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहते हैं। सो बेसिकली दिस इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 32k क्यू क्यू ml क्यूब। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, सो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई ml क्यूब 32k क्यू क्यू। तो in fact you can simplify it further, मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। So this is the time period. So one thing I like to say here, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब भी कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है then they can ask you a question of सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी बॉडी जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा देन इट बिकम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस प्लीज कीप इन माइंड। वो बेसिकली कहीं पे भी आ गया कि फाइंड द टाइम पीरियड, तो आपके दिमाग में खुद पे खुद समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा टाइम पीरियड पूछा है, दैट मीन्स दे आर आस्किंग टाइम पीरियड, दैट मीन्स इट्स अ क्वेश्चन ऑफ SHM, ठीक है, दैट मीन्स इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ बेसिकली सी माइनस साइन यहाँ पे नहीं आदित्य आया है, ठीक है, माइनस एक्स यहाँ पे माइनस साइन नहीं आया क्योंकि मैं आई एम राइटिंग FA माइनस FB, मैं रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर लिख रहा हूँ। यदि मैं रिस्टोरिंग फोर्स के टर्म्स में लिखता तो बेसिकली जिधर के तरफ मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ उसके ऑपोजिट में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे यदि मैंने क्या किया है, आई एम डिस्प्लेसिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, और नेट फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, तो मैं वेक्टर करूं तो फिर वेक्टर करने पे जो होगा, वेक्टर करेंगे तो फिर मैं एक माइनस साइन खुद से पुट कर दूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया है। तो ये चीज आपके समझ में आना चाहिए। देयर आर फ्यू पीपल हु आर ज्वाइनिंग, लास्ट में 5-10 मिनट है अभी, अब ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, 5:50 हो गया। मैं आज भी बेसिकली 1 घंटे का ही क्लास लेने वाला हूँ, आई विल बी टेकिंग 1 hour क्लास ओनली टुडे आल्सो, बिकॉज रात में मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था कल, तो थोड़ा वीकनेस है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। सो प्लीज यदि आप लोगों को लग रहा है कुणाल एंड अदर पीपल, सो क्लास इज फ्रॉम 5, ठीक है, 5 to 6:30 इज द रेगुलर टाइमिंग ऑफ क्लास। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें आपसे बस यही पूछा जा सकता है, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, Q एंड Q, और सेंटर में एक चार्ज रखा है -Q, L/2 डिस्टेंस है, एंड फाइंड द डायरेक्शन in which it is
in stable equilibrium, also find the time period, और टाइम पीरियड भी पता करना है. सो जस्ट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, 2 मिनट लीजिए और इसे सॉल्व करके बताइए. सी तो यहाँ पे जो है फाइंड द डायरेक्शन इन विच इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, आल्सो फाइंड द टाइम पीरियड. तो फिर अब हम क्या करेंगे, 2 डायरेक्शन लेंगे, क्यू क्यू, और सेंटर में -q चार्ज रखे हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि यदि हम इसे मान लेते हैं कि लेफ्ट के तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, x डिस्टेंस से लेफ्ट के तरफ डिस्प्लेस करते हैं, x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू l/2. तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बिकम l/2 माइनस x, एंड दिस डिस्टेंस विल बिकम l/2 प्लस x. लेकिन इस बार एक माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के कारण जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है. तो यदि इसे a और इसे b बुला दें, तो इस बार a फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो लेफ्ट के तरफ हो जाएगा, राइट के तरफ नहीं होगा. और b फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो राइट के तरफ होगा, बिकॉज द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव. b अपने तरफ खींच रहा होगा, a अपने तरफ खींच रहा होगा. सो एफ ए फोर्स जो होगा वो हो जाएगा k q q. ठीक है, k q q अपॉन l/2 माइनस x, और एफ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा k q q l/2 प्लस x होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए जो है वो एफ बी से बड़ा है, सो एफ नेट फोर्स जो होगा वो एफ ए माइनस एफ बी होगा, एंड दिस नेट फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट. ये नेट फोर्स जो है वो लेफ्ट के तरफ हो जाएगा. तो अब क्या होगा, यदि इसे आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कीजिएगा तो ये लेफ्ट के तरफ ही भागता चला जाएगा, सेंटर के तरफ या मीन पोजीशन के तरफ ये मूव नहीं करेगा. इट विल नॉट मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. So if it doesn't move towards the mean position, that means what? This is in not in stable equilibrium. This is in what type of equilibrium? This is in unstable equilibrium. ठीक है, this is in unstable equilibrium, और unstable, हाँ very good, this is in unstable equilibrium. क्योंकि यदि कोई बॉडी रुका हुआ है और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पे वो मीन पोजीशन से दूर भाग जाता है तो उसे अनस्टेबल कहते हैं, और यदि थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पे वापस आ जाता है तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो यहाँ पे यदि आप पैरेलली मूव कीजिएगा लाइन के, देन इट्स नॉट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. लेकिन यदि हम सेकेंड पार्ट में इसे हम मूव करें, इफ यू ट्राई टू मूव इट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लेट्स से मैंने इसे x से मूव किया, x इज वेरी लेस कंपेयर टू l/2, तो a और b, तो a जो फोर्स लगा रहा होगा वो इधर की तरफ लगा रहा होगा FA, और B जो फोर्स है वो इधर की तरफ लगा रहा होगा FB. इस एंगल को यदि हम थीटा कह देते हैं तो नेट फोर्स इस पे जो होगा, दैट नेट फोर्स विल बी FA, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये नेट फोर्स हो जाएगा FA साइन थीटा प्लस FB साइन थीटा, क्योंकि ये जो इधर की तरफ है दिस FA साइन थीटा हो जाएगा और FB साइन थीटा हो जाएगा. सो आप देख रहे हैं ये नेट फोर्स किधर की तरफ है, दिस नेट फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर,
और नेट फोर्स यदि सेंटर की तरफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करने के बाद उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है यदि वो उसके पुराने वाले ही पोजीशन के तरफ है, जिसे हम सेंटर कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं, उधर के तरफ ही है, तो हम कहते हैं बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो टुवर्ड सेंटर है तो हम इसे कह देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, द बॉडी was the force was not towards center, it was away from the center, so basically वो unstable equilibrium था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, we can find out the force here। so यहाँ पे F net जो होगा that is FA, और FA क्या हो जाएगा, FA हो जाएगा KQQ अपॉन ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, यदि ये L/2 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2 होल स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर, और सिमिलरली एफ बी भी वही हो जाएगा। तो इसमें हम ट्वाइस कर देते हैं, एफ ए और एफ बी का वैल्यू सेम है, और यहाँ साइन थीटा कर देते हैं। और इस डायग्राम को देखिएगा तो इस डायग्राम में देख के आप बता दीजिएगा कि यदि ये ट्राइंगल है तो ये जो साइन थीटा होगा, दिस साइन थीटा विल बी नथिंग बट x डिवाइडेड बाय L/2 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट। तो साइन थीटा के जगह पे यहाँ पे लिख देंगे 2KQQ L/2 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय L/2 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू। सो हमारे पास F net विल कम आउट टू बी 2KQQX L/2 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा। और हम यहाँ लिख देंगे सिंस x इज वेरी लेस कंपेयर टू L/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसे नीचे वाले डिनोमिनेटर में को अप्रॉक्सीमेट कर देना 2KQQ बाय x L/2 होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो दिस इज लाइक 2KQQX अपॉन LQ। दिस वी गॉट एज F net। सो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इसे बस मास से डिवाइड कर देना है, LQ into x। So you see that this is proportional to x. So if it is proportional to x, that means it's an equation of simple harmonic motion. So यदि ये simple harmonic motion का equation है तो time period हो जाएगा 2 pi by omega, और omega क्या है, omega square जो है वो 2KQQ upon ml cube है। So this will become 2 pi ml cube 2KQQ। This will be our टाइम पीरियड, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो यदि सेंटर में प्लस चार्ज रखते हैं तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, और यदि सेंटर में माइनस चार्ज रखते हैं तो वो जो होता है उसका इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द चार्ज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, 1 मिनट 16KQQ हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, L/2 था, सॉरी मैंने नीचे से 2 to 8 ऊपर नहीं ले गया, हाँ थैंक्स अ लॉट। ये 2 तो रहेगा, इधर 8 हो जाएगा, एक 8 छूट गया था। सो प्लीज मेक दैट करेक्शन, यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। सो आई विल एंड द चैप्टर, आई विल एंड द टॉपिक टुडे हियर, यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा। सो आज जो मैंने बताया, ठीक है, ज्यादा टफ पार्ट नहीं है अभी। इस चैप्टर का जो टफ पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कंडक्टर्स। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कंडक्टर्स। जिन्होंने कंडक्टर्स अच्छे से कर लिया, दैट मीन्स दे हैव डन दिस चैप्टर प्रॉपरली। जिन्हें कंडक्टर समझ में आ गया तो other things in this chapter are very easy. Conductor is the only part which can create a problem for you. So let's stop here, ठीक है। I'll try कि कल से मैं डेढ़ घंटे की क्लास लूँ। So thank you, see you tomorrow. We'll be using the same link. आपके यदि कोई फ्रेंड्स वगैरह इंटरेस्टेड हो तो इनवाइट देम आल्सो, बिकॉज आई वांट 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं 10 स्टूडेंट चाहता हूँ, 10 स्टूडेंट क्लास में चाहता हूँ। राइट नाउ वी हैव 5 स्टूडेंट, ठीक है, तो 10-12 रहे तो अच्छा है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। थैंक्स अ लॉट।